ओके, वेलकम फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो आपका मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन हो रहा है, तो मॉडल पेपर के सॉल्यूशन में हम आगे की सीरीज डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे मॉडल पेपर नंबर 8 का हम आगे का पोर्शन डिस्कस करते हैं, जिसमें हम आपके पार्ट 3 में आपके 51 से लेकर 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है आपका, देखो ये पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, यहाँ पे समझो, देखो देखो टीचर यूज विजुअल एड टू मेक लर्निंग। देखो विजुअल ऐड का मतलब है कि यहाँ पे सपोज करो कि आपको, जैसे मैं पैनल के ऊपर मैं आपको कोई डायग्राम के थ्रू कोई चीज समझा रहा हूँ, तो डायग्राम के थ्रू जहाँ पे कुछ समझा रहा हूँ तो उससे बेनिफिट क्या होता है। तो देखो टीचर जब क्या करता है, कोई विजुअल ऐड जो यूज करता है तो उसका क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि सिंपल होती है, कह रहा है मोर नॉलेजेबल होती है, क्विकर होती है, कह रहा है इंटरेस्टिंग। तो ध्यान रखना, इसका मतलब होता है इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि जब भी आप कोई जब विजुअल ऐड के थ्रू यहाँ पे कुछ भी आपको दर्शाया जाता है, पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है, तो आपको डेफिनेटली क्या लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। कि सपोज करो कि मुझे ना, जैसे आपको कंप्यूटर, मुझे कुछ ऐसी चीज बतानी है जो कि कंप्यूटर में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, तो वो आपका क्या होता है, वो इंटरेस्टिंग सेशन होता है। कैसा होता है, इंटरेस्टिंग सेशन होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, इंटरेस्टिंग। देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे, देखो राइट आंसर क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा। देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे, देखो समझो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफरेंशिएट टीचिंग एंड लर्निंग। देखो टीचिंग एंड लर्निंग में डिफरेंशिएट कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है, तो देखो समझो यहाँ पे आपके कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है। देखो ये कह रहे हैं कि आपके टीचिंग और लर्निंग में डिफरेंशिएट कौन से स्टेटमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं। समझो, देखो टीचिंग और लर्निंग। अब देखो टीचिंग इज ए सोशल एक्ट वाइल द लर्निंग इज ए पर्सनल। देखो टीचिंग आपके एक सोशल एक्ट है, बिल्कुल सही बात है। टीचिंग आपका एक भाई सामाजिक कार्य होता है, और लर्निंग आपका क्या होता है, एक आपका व्यक्तिगत, खुद का, मतलब खुद सीखते हो। अच्छा, टीचिंग इंप्लाइज लर्निंग, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ये कह रहा है टीचिंग इज लाइक सेलिंग वाइल लर्निंग इज लाइक बाइंग। बिल्कुल सही बात है। टीचिंग में क्या करते हो भाई, टीचिंग में नॉलेज डिलीवर करते हैं और लर्निंग में सीखते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कह रहा है टीचिंग कैन अकर विदाउट लर्निंग लर्निंग टेकिंग प्लेस। नहीं भाई, टीचिंग अब विदाउट लर्निंग टेक प्लेस नहीं कर सकते। कह रहा है इन टीचिंग इन्फ्लुएंस इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स लर्निंग एंड लर्नर वाई द लर्निंग इज द यूजुअल टुवार्ड्स द ओन सेल्फ। बिल्कुल सही बात है भाई। यहाँ पे क्या होता है, देखो टीचिंग का मतलब होता है कि हम किसी को सिखाते हैं। ठीक, हम सिखाते हैं, टीचिंग मतलब सिखा रहे हैं किसी को। जबकि हमारा जो लर्निंग हो, देखो लर्नर क्या कहते हैं, आपकी खुद को, देखो ओन सेल्फ मतलब खुद के द्वारा। तो यहाँ पे देखो एक तो ई सही है, एक सी सही है, एक ए सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सी ई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस। देखो फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वे लेटर, नंबर, पंक्चुएशन, मार्क्स एंड द सिंबल अपीयर ऑन द स्क्रीन एंड इन प्रिंट। देखो कह रहा है आपको, देखो फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस, आपकी फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस। देखो ये कह रहा है लेटर को चेंज करना है, नंबर को चेंज करना है, जो आपके पंक्चुएशन सिंबल होते हैं, मार्क्स होते हैं, उनको चेंज करना है। अच्छा, इन सबको सिंबल करने के लिए आपके कौन सा होता है, आपकी क्या होती है, करेक्टर। देखो कौन सी फॉर्मेटिंग होती है आपकी, आपकी क्या होती है, आपकी करेक्टर फॉर्मेटिंग होती है। कौन सी करेक्टर फॉर्मेटिंग होती है, राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर है ना। आपकी करेक्टर फॉर्मेटिंग होती है भैया ना। करेक्टर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आप जो फॉर्मेट चेंज करते हो ना, जैसे वर्ड में आप जो कुछ भी फॉर्मेट चेंज कर रहे हो, तो वो सारा का सारा किसके अंदर, ये सारा किसके अंदर आता है, आपके करेक्टर फॉर्मेटिंग आता है। ओके, देखो नेक्स्ट आ रहा है ए प्रोसेस कैन मैप। ये कह रहा है एक प्रोसेस, अच्छा प्रोसेस क्या होता है, देखो समझो प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस का मतलब होता है प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। देखो प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। अच्छा, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन आपका क्या कहलाता है, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन आपका क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहा है प्रोसेस कैन मैप एनी ऑफ इट्स पेज। ये कह रहा है प्रोसेस अपने किसी दूसरे पेज, एनी ऑफ इट्स पेज मतलब किसी दूसरे पेज को मैप कर रहा है। ठीक है, इनटू द एड्रेस स्पेस ऑफ द अनदर। अच्छा, इनटू द एड्रेस स्पेस ऑफ द अनदर। अब देखो समझो, देखो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो अपने किसी दूसरे पेज को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। अब देखो समझो, देखो जो प्रोसेस होता है, बेसिकली जो आपका प्रोसेस होता है वो आपके क्या होता है, पेज में डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पेज में डिवाइड होता है। ठीक, जैसे P1 पेज हो गया, P2 पेज हो गया, P3 पेज हो गया, P4 पेज हो गया। और इसी टाइप से आपका एक दूसरा पेज है, जैसे यहाँ पे आपके P5 पेज हो गए, P6 पेज हो गए, P7 पेज हो गए। ये पेज में, ये देखो ये वाला प्रोसेस इस वाले प्रोसेस को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इस वाले प्रोसेस क्या कर रहा है, मैप कर रहा है। तो देखो एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस क्या करता है, मैप। तो देखो ध्यान रखना, प्रोसेस को मैप करेगा। जब प्रोसेस हम कहते कब है भाई, जब आपका प्रोग्राम जब रैम में एग्जीक्यूट होने के लिए आता है तो उसे प्रोसेस कहते हैं। तो भाई यहाँ पे डेफिनेटली वो दूसरे किसको मैप करेगा, प्रोसेस को मैप करेगा। दूसरे किसको मैप करेगा, प्रोसेस। भाई प्रोसेस होता तो प्रोग्राम ही है ना, ध्यान रखना, प्रोसेस का मतलब प्रोग्राम ही होता है, लेकिन वो ऐसी स्टेज पे होता है जब वो एग्जीक्यूशन हो रहा होता है तो उसको प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो यहाँ पे होता तो आपका प्रोग्राम ही है, लेकिन जब वो एग्जीक्यूशन होने के लिए आएगा तो उसको क्या कहेंगे, प्रोसेस ही कहेंगे।
देखो नेक्स्ट देखो, विच रूल इज अप्लाइड फॉर सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। ये कह रहा है कि आपके सिंपल जो रिफ्लेक्स एजेंट होता है उसके लिए कौन सा रूल अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये कह रहा है सिंपल एक्शन रूल, सिंपल कंडीशन एक्शन रूल, कंडीशन एक्शन। देखो आपके सिंपल जो एजेंट होता है उसके सिंपल, आपके सिंपल क्या होता है, कंडीशन एक्शन रूल होता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी कंडीशन होती है, यहाँ पे कोई भी आपकी कंडीशन गिवन होती है, उस कंडीशन के बेस्ड पे यहाँ पे एक्शन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो कंडीशन एक्शन वाला जो रूल्स होता है वो आपका सिंपल रिफ्लेक्शन रूल होता है ना, आपको पता होना चाहिए, कंडीशन एक्शन रूल होता है। अच्छा, ये कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज। भाई सी लैंग्वेज के अंदर आइडेंटिफायर की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, 31 करेक्टर ले सकते हो आप, ठीक है। जैसे आप आइडेंटिफायर होते क्या, यहाँ पे देखो आइडेंटिफायर मतलब होता है, जैसे मैंने कहा देखो इंटीजर ए ले लिया, तो ये ए क्या है, यहाँ पे आइडेंटिफायर है, ये क्या है आपका आइडेंटिफायर है, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी, 31, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, दोनों कोई से ही नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो ध्यान रखना, आइडेंटिफायर की आपकी लेंथ है ना, लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करती है, ठीक है। सभी लैंग्वेज के लिए अलग अलग आइडेंटिफायर की रेंज डिसाइड की है, लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करती है आपकी। अच्छा देखो, एरे ऑफ पॉइंटर इज सेम एज, ये कह रहा है एरे ऑफ पॉइंटर। अच्छा, एरे ऑफ पॉइंटर इज सेम एज, तो भाई एरे ऑफ पॉइंटर क्या होता है आपका, पॉइंटर ऑफ पॉइंटर होता है। भाई एरे क्या है, देखो एरे बेसिकली है क्या आपका, भाई एरे में क्या होता है, एरे में भी क्या होता है आपका बेस एड्रेस, तो पॉइंटर होता है एक टाइप का, तो आपका एरे क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरे ऑफ पॉइंटर क्या हो जाएगा, पॉइंटर ऑफ पॉइंटर टू पॉइंटर, तो क्या हो जाएगा, पॉइंटर टू पॉइंटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो व्हाट डज द फॉलोइंग डिक्लेरेशन मीन्स, ये कह रहे हैं आपके ये डिक्लेरेशन क्या करेगा, तो डिक्लेरेशन क्या हो गया भाई, इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर है, नहीं सॉरी देखो यहाँ पे डिक्लेरेशन क्या हो जाएगा, एक पीटीआर टाइप का एक पॉइंटर है, पीटीआर टाइप का एक पॉइंटर है जिसके अंदर आपके क्या है, जिसके अंदर आपका एक एरे है जिसकी साइज क्या है, 30 इंटीजर है, ठीक है। अब देखो समझो इसका, पीटीआर इज ए एरे, नहीं पीटीआर तो पॉइंटर है, पीटीआर एक पॉइंट, पीटीआर देखो पॉइंटर है, एरे नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, पीटीआर इज ए पॉइंटर, बिल्कुल सही है, पीटीआर पॉइंटर है टू एन एरे ऑफ 30 इंटीजर, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो पीटीआर है पॉइंटर है और उसके अंदर कितना है आपके 30 इंटीजर का एरे बना हुआ है, ठीक है। तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है। तो देखो यहाँ पे आपको रीड कैसे करना है, रीड कैसे करना है, देखो इंटीजर तो क्या है, देखो इंटीजर क्या है, इसका डेटा टाइप है, पीटीआर क्या है, पॉइंटर है, और 30 मतलब यहाँ पे 30 कैसे रख रखा है भाई, एरे के रूप में रख रखा है, तो देखो ओके जाएगा, पीटीआर एक पॉइंटर है जो कि 30 इंटीजर के एरे को रिप्रेजेंट करता है ना। अच्छा देखो, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट, ये कह रहे हैं इस प्रोग्राम सेगमेंट का आउटपुट क्या होगा, करो भाई इसको रीड करो। देखो मेन, उसके बाद इंटीजर के अंदर ए असाइन कर रखा है, ठीक है, मतलब आई के अंदर क्या असाइन कर रखा है, 1 असाइन कर रखा है, ओके आई के अंदर 1 असाइन होगा। नेक्स्ट देखो डू, अच्छा प्रिंट में देखो, यहाँ पे प्रिंट टाइप में देखो, ये कह रहा है परसेंटेज डी आई, अच्छा परसेंटेज डी में आई प्रिंट करवाना, तो पहले तो आई 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर वाइल का लूप चला रहा है और वाइल का लूप में कर रहा है आई माइनस माइनस कर रहा है, अच्छा आई माइनस माइनस कर रहा है और उसके बाद कोई यहाँ पे कंडीशन तो दे ही नहीं रखी भाई, आई माइनस माइनस कर रहा है, तो ये लूप तो क्या होगा, 1 के बाद आई की वैल्यू -1 0 हो जाएगी। अच्छा फिर क्या हो जाएगी भैया, तो 0 हो जाएगी, फिर -1 हो जाएगी, फिर -2 हो जाएगी, ये तो चलता ही रहेगा। तो ऐसे 1 0 -1 -2 चलता ही रहेगा, तो कंडीशन तो है ही नहीं स्टॉप करने की, तो क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप स्टॉप करने की कंडीशन नहीं है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट देखो, देखो द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम कोड, ये कह रहा है इस प्रोग्राम कोड का आउटपुट क्या होगा, देखो समझो, देखो यहाँ पे इसमें यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो देखो ये कह रहा है इंटीजर एक्स में, इसका मतलब सबसे पहले एक्स के अंदर क्या ले लिया, 0 ले लिया, ठीक है भाई। नेक्स्ट कह रहा है वाइल एक्स, देखो कंडीशन क्या है, एक्स लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है भाई, आपका 10 है ना, ज़्यादा होना चाहिए एक्स से, अच्छा ठीक है। उसके बाद कह रहा है फॉर लूप, अच्छा फॉर लूप यहाँ तो ये तो 4 आवर के लिए चला गया, ठीक है 4 आवर, ठीक है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमेशा चलेगा, 4 आवर के लिए चलाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ये कह रहा है इफ एक्स प्लस, देखो एक्स को पहले प्रिंट कमेंट कर रहा है और फिर उसके बाद मोड कर रहा है, देखो मोड कर रहा है 10 के साथ, और कह रहा है आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 से कंपेयर कर रहा है। अगर ये सही होता है तो आपको ब्रेक करना है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही होता है तो ब्रेक करना है, एल्स आपको क्या करना है, प्रिंट एफ करना है। अच्छा अब देखो यहाँ पे समझो कि यहाँ पे देखो एक्चुअली में यहाँ पे रन कैसे होगा, देखो यहाँ पे एक्चुअली है क्या कि ये यहाँ पे ये सेमी कोलन यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेमी कोलन मिसिंग है, तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे आपका यहाँ से यहाँ के बीच में एक स्टेटमेंट है। तो देखो अब यहाँ पे समझो एक्स के अंदर 0 है, तो देखो 0 को हमने देखो सबसे पहले कंपेयर किया तो ट्रू हो जाएगा, ये इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 आवर चलेगा। फिर हमने क्या कर दिया एक्स प्लस, मतलब प्लस प्लस एक्स कर दिया, पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा भाई, पहले इंक्रीमेंट होगा फिर आपके क्या होगा, मोड होगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 का मोड 10 के साथ क्या, तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ से वापस से लूप में घूमेगा, देखो यहाँ से वापस से बार बार लूप में घूमेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो वापस से लूप में घूमेगा तो वापस से लूप में जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब देखो जब एक्स की वैल्यू जब यहाँ पे 9, देखो यहाँ पे समझो कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे जब 9 कंपेयर होगी, ठीक है, उसके बाद एक्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी 10,
ठीक है। अब 10x की वैल्यू आएगी और उसको डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो क्या आ जाएगा 0। अब 0 के ऊपर ब्रेक होगा। अब जब 0 के ऊपर ब्रेक होगा तो देखो 0 के ऊपर ब्रेक होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वापस से ऊपर वाले लूप में जाएगा, दोबारा से ऊपर वाले लूप में जाएगा। क्योंकि देखो ये इंटरनल, देखो ये जो इंटरनल आपका लूप है ये समझो, देखो यहाँ पे इसके जो आपके ब्रैकेट्स हैं वो यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरनल लूप है, तो इंटरनल लूप क्या काम कर रहा है कि यहाँ पे ब्रेक के बाद देखो ये फॉरवर्ड चल रहा है, फिर ब्रेक के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके इंटरनल लूप जो ब्रेक हो रहा है, ब्रेक के बाद यहाँ पे ऊपर इंटरनल लूप से आउटर लूप में जा रहा है, ठीक है। अब जब आउटर लूप में जाएगा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू 10 है, 10 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, ये ट्रू हो जाएगा, ध्यान रखना ट्रू हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा ट्रू हो जाएगा तो वापस से आ जाओ भाई इस लूप के अंदर, दोबारा से आ जाओ। अब दोबारा से कंपेयर करो, x की वैल्यू 11 हो गई, 11 को 10 से मोड किया तो क्या आ गया 1 आ गया। अच्छा वापस से जब x की वैल्यू 20 होगी, देखो जब वापस से x की वैल्यू यहाँ पे 20 हो जाएगी तो 20 को 10 से मोड करूंगा तो 0 आ जाएगा। अच्छा 20 को जब मैंने 10 से मोड किया यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अच्छा 0 आने के बाद यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे 20 को 10 से मैंने मोड किया है और यहाँ पे क्या आ चुका है 0 आ चुका है। अब 0 आने के बाद यहाँ पे होता क्या है, 20 को 10 से यहाँ पे मोड किया है और उसमें 0 आया है ना, तो यहाँ पे हेलो ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली क्या था कि हम इंटरनल, देखो जो हमारा जो इंटरनल लूप है, इस इंटरनल लूप से देखो वापस से जब हमारी जब x की वैल्यू यहाँ पे वापस देखो x की वैल्यू जब यहाँ पे 20 हुई है, देखो समझो जब x की वैल्यू 20 हुई है तो वापस से हम ब्रेक से बाहर आ गए। अब ब्रेक की वजह से देखो हम इंटरनल लूप से बाहर आए। अब इंटरनल लूप से बाहर आने के बाद हमने चेक किया वाइल के साथ कंडीशन, तो वाइल के साथ कंडीशन चेक की तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, वाइल के साथ कंडीशन चेक की तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी भाई, ये क्या होगी यहाँ पे फॉल्स होगी, यहाँ पे समझो ये आपकी फॉल्स होगी। अब फॉल्स होने के बाद में यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट एफ के साथ हमने प्रिंट करवा दिया। देखो फॉल्स होने के बाद हमने प्रिंट एफ से प्रिंट करवाया, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, प्रिंट क्या होगा यहाँ पे 20 प्रिंट होगा, एक्स के अंदर वैल्यू क्या है 20 है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक है, देखो समझो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक क्या है, देखो एक तो क्या है कि आपका जो इंटरनल लूप है, देखो ये जो इंटरनल लूप आपका, देखो ये जो इंटरनल लूप है ये अलग लूप है, देखो ध्यान रखना इंटरनल लूप आपका अलग लूप है। अच्छा ये आपका एक एक्सटर्नल लूप है, ये आपका एक्सटर्नल लूप है, ये अलग लूप है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इंटरनल लूप है, इंटरनल लूप को हम रन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे 10 और 20 पे बाहर जा रहे हैं, तो 10 पे बाहर जाने के बाद वाइल की कंडीशन ट्रू हो रही है, देखो 10 के बाहर जाने के बाद वाइल कंडीशन ट्रू, लेकिन जब हम 20 बाहर जाते हैं तो वाइल कंडीशन 4 हो रही है, वो आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, 20 आपका प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम गिवन बिलो, ये कह रहे हैं इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, ठीक है। अच्छा देखो भाई यहाँ पे इंट आई को कर रखा है, तो इंट आई क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, यहाँ पे क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, देखो ये ग्लोबल वेरिएबल आपको डिक्लेयर कर रखा है। अच्छा मेन उसका, अच्छा प्रिंट डायरेक्टली प्रिंट कर रखा है, देखो ग्लोबल वेरिएबल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है 0 असाइन होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। देखो बाय डिफॉल्ट क्या असाइन होता है 0 होता है, अगर लोकल की बात करते क्या होता है गार्बेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोबल में क्या होगा, बाय डिफॉल्ट 0 असाइन होगा। देखो ये कह रहे हैं कि आपके व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, ये कह रहा है प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, समझो देखो, देखो प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा समझो, देखो मेन के अंदर यहाँ पे समझो, यहाँ पे कह रहा है कि आपके इंट आई इक्वल टू 1, देखो आई के अंदर क्या है 0 आई के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो लूप चला रहा है, ये कह रहा है आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। अच्छा आई लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो आई के अंदर 0 है और आई लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ट्रू होने का मतलब यहाँ पे है, अच्छा ध्यान रखना यहाँ पे, अच्छा एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे कि यहाँ पे देखो देखो ध्यान रखना, देखो फॉर लूप को यहाँ पे क्या कर रखा है, क्लोज कर रखा है। अब जब फॉर लूप के आगे सेमीकोलन लगा रखा है तो इसका मतलब है कि ये लूप आगे नहीं बढ़ेगा, ये लूप आगे नहीं बढ़ेगा, ये लूप आगे तब बढ़ेगा जब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे घूमता रहेगा लूप, आगे नहीं बढ़ेगी लूप। ध्यान रखना आपने टर्मिनेट कर रखा है, तो टर्मिनेट में क्या होता है लूप आगे नहीं बढ़ता है, इसका मतलब है कि आगे की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये बार बार यही इसी स्टेटमेंट घूमता रहेगा जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अब आगे क्या दे रखा है, इंट आई इक्वल टू 0। अच्छा दूसरा क्या दे रखा है, फिर वापस से देखो आई की वैल्यू क्या जाएगी 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब देखो 5 तक तो यहाँ पे ठीक है, 5 तक तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, लेकिन जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, आई की वैल्यू 6 होने के बाद यहाँ पे क्या होगा फॉल्स होगा। जब आई की वैल्यू, देखो ध्यान रखना आई की वैल्यू के 6 होने पर क्या हो रहा है, ये फॉल्स हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है फॉल्स हो रहा है, आई की वैल्यू 6 पे फॉल्स हो रहा है, तो फॉल्स होने पर यहाँ पे बाहर आता है। अब फॉल्स होने पे स्टेटमेंट क्या होगा भाई, यहाँ पे जो आपका जो फॉर लूप उससे बाहर आएंगे। अच्छा जब बाहर आएंगे तो आई के अंदर क्या आपके किसको प्रिंट करवा रहे हैं, आई को प्रिंट करो, आई के अंदर क्या है 6 है, देखो सिंगल वैल्यू प्रिंट होगी 6, ध्यान रखना सिंगल वैल्यू आई के अंदर यहाँ पे सिंगल वैल्यू क्या प्रिंट होगी 6 प्रिंट होगी। ध्यान रखना यहाँ पे 4 को क्लोज कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 4 को सेमीकोलन से क्लोज कर रखा है, तो इसका मतलब कि वो लूप वहीं पे घूमता रहेगा बार बार, वो लूप वहीं पे बार बार घूमता रहेगा। अच्छा देखो डेटा मेंबर विच आर स्टैटिक, ये कह रहे हैं स्टैटिक डेटा मेंबर के लिए आपको क्या होता है, देखो समझो कैन नॉट बी असाइंड ए वैल्यू, भाई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, गलत बात है।
अच्छा, कैन ओनली बी एक्सेस इन स्टैटिक फंक्शन, बिल्कुल सही बात है। देखो जो आपके स्टैटिक डेटा मेंबर होते हैं वो आपके कैन ओनली बी एक्सेस इन स्टैटिक फंक्शन, जो आपके स्टैटिक फंक्शन है उन्हीं को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो आपके स्टैटिक जो मेंबर्स होते हैं वो स्टैटिक फंक्शन को ही एक्सेस करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो फॉर। अच्छा, फॉर लूप के अंदर यहाँ पे किसी टाइप का, देखो फॉर लूप के अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं दे रखा, इसका मतलब देखो दोनों आपके सेमीकोलन लगा रखे फॉर लूप के अंदर, तो इसका मतलब होता है कि ये आपका इन्फिनिट लूप है, ये फॉर और हमेशा चलेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, मीन्स दैट टेस्ट विच डन यूजिंग द सम एक्सप्रेशन ऑलवेज ट्रू इज नॉट वैलिड, इज विल लूप फॉर आवर। देखो ये सही बात है, इज विल लूप फॉर आवर ये हमेशा चलेगा, ये हमेशा चलेगा, इज विल लूप फॉर आवर हमेशा के लिए चलेगा। ठीक है, ऑलवेज चलेगा, तो अगर इस टाइप का फॉर लूप दे रहेगा तो हमेशा चलेगा। देखो अगला देखो, विच नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर, देखो एडिक्वेट फॉर रिलेशनल डेटाबेस, ये कह रहा है रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन के लिए आपकी कौन से नॉर्मल फॉर्म, कौन सा नॉर्मल फॉर्म सफिशिएंट होता है, पर्याप्त होता है। देखो समझ, ये कह रहा है कि आपकी कौन सा नॉर्मल फॉर्म पर्याप्त होता है, तो आपको ध्यान रखना है आपका जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म होता है वो पर्याप्त होता है। अब देखो अगर मैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करूं तो देखो समझो, जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म होता है वो ऑलरेडी कंसीडर किसको करता है भाई, सेकंड को कंसीडर करता है और किसको करता है, फर्स्ट को कंसीडर करता है। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म कब होगा, जब पहले सेकंड होगा और पहले क्या होगा, फर्स्ट होगा। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म ये कहता है नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। सेकंड वाला कहता है नो पार्शियल डिपेंडेंसी, नो पार्शियल डिपेंडेंसी। और फर्स्ट वाला कहता है, जहां पे कहता है ऑल कॉलम आर एटॉमिक। तो देखो यहाँ पे आपके तीन रूल्स गिवन है। अब ये कह रहे हैं कि ये तीनों के, देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है इसके अंदर आपकी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। क्यों, क्योंकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑलरेडी सेकंड और फर्स्ट को क्या करता है भाई, सेकंड और फर्स्ट होगा तभी तो थर्ड बनेगा। तो यहाँ पे जो आपकी डेटाबेस की जो एनामलीज होती है, एनामलीज का मतलब इंसर्ट अपडेट जो डिलीट जो एनामलीज होती है वो सारी की सारी यहाँ पे हटा दी जाती है। तो यहाँ पे डेटाबेस की जब तीनों एनामलीज हटा दी जाती है तो हमें अब कोई दिक्कत नहीं है, तो हम डेटाबेस को डिजाइन कर सकते हो। तो आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, सफिशिएंट होता है। ठीक है, देखो काउंट फंक्शन इन एसक्यूएल रिटर्न द वैल्यू ऑफ, देखो काउंट फंक्शन क्या रिटर्न करता है, देखो समझो काउंट फंक्शन एसक्यूएल रिटर्न द वैल्यू ऑफ नंबर, क्या करता है आपके, देखो नंबर ऑफ वैल्यू। देखो काउंट फंक्शन क्या रिटर्न करता है कि आपके जितनी भी रो होती है, अगर किसी भी पर्टिकुलर, देखो आपने क्या कर रखा है नॉर्मल, अगर आपने काउंट स्टार किया, ठीक है, जैसे आपने क्या कर दिया काउंट स्टार कर दिया, ठीक है, तो ये क्या कर देगा ऑल रिकॉर्ड, क्या कर देगा ऑल रिकॉर्ड, सभी रिकॉर्ड्स को रिटर्न कर देगा, जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड होंगे सारे रिकॉर्ड्स को बता देगा। देखो ऑल रिकॉर्ड्स को मतलब नंबर, ऑल रिकॉर्ड्स ओनली नंबर रिटर्न करेगा। देखो ध्यान रखना, रिकॉर्ड्स का मतलब नंबर रिटर्न करेगा। ठीक है, कितने रिकॉर्ड है, जैसे आपके नंबर रिटर्न कर देगा, आपके उसके अंदर 100 रिकॉर्ड ऐसे रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है वैल्यू रिटर्न करते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड एसक्यूएल डेटा टाइप, ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा एसक्यूएल का वैलिड डेटा टाइप है। देखो भाई आपका कैरेक्टर वैलिड होता है, नंबर वैलिड होता है, इंटीजर वैलिड होता है, सभी हो गए, ये तो सारे के सारे वैलिड है। तो सारे के सारे क्या है एसक्यूएल के वैलिड डेटा टाइप। ओके, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेमोरी फॉर वोलेटाइल नेचर। देखो वोलेटाइल मतलब होता है कि पावर ऑफ के बाद, देखो यहाँ पे क्या होता है आपके पावर ऑफ के बाद यहाँ पे डेटा क्या हो जाता है, पावर ऑफ पर डेटा क्या हो जाता है इरेज हो जाता है, डेटा क्या हो जाता है इरेज हो जाता है। तो आपकी फ्लैश मेमोरी नहीं, फ्लैश मेमोरी नहीं होती है, आपका डेटा रहता है मास्क रोम के अंदर आपका डेटा रहता है। देखो रोम के अंदर आपका डेटा मौजूद रहता है पावर ऑफ के बाद भी। डी रैम जी बिल्कुल सही बात है, डायनेमिक रैम, जो आपकी डायनेमिक रैम होती है उसमें पावर ऑफ के बाद क्या हो जाता है आपका डेटा क्या हो जाता है, आपका डेटा हट जाता है। ठीक है, पावर ऑफ के बाद डेटा हट जाता है, तो डी रैम इज द राइट आंसर। ईपी रोम में आपका डेटा मौजूद होता है ना, तो डी रैम इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट कह रहा है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर कंटेंट एड्रेस ऑफ, ये कह रहा है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर आपके कौन से एड्रेस को कंटेंट कर, देखो एक आपका रजिस्टर होता है पीसी रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। तो ये क्या करता है नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन, देखो नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन, तो आपके जो नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन होती है उसको स्टोर करता है। तो आपके क्या होगा मेमोरी डेटा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू, बिल्कुल सही बात है कि सीपीयू के द्वारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा उसको रजिस्टर करेगा, उसको स्टोर करेगा आपका कौन, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। तो आपका एक प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है जो नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। ये कह रहे हैं नो एसक्यूएल वाज रिलीज इन, देखो नो एसक्यूएल कब रिलीज की गई समझो, देखो तो नो एसक्यूएल कब हुई थी 1998 के अंदर, 1998 के अंदर। अगर बात करें किसने, देखो नो एसक्यूएल का वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था, तो किसने किया था कार्लो, देखो कार्लो स्ट्रोजी ने नो एसक्यूएल वर्ड का सबसे पहले यूज किया था कार्लो स्ट्रोजी ने। ठीक है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट मैलिशियस प्रोग्राम दैट नेवर रिक्वायर्ड एनी होस्ट प्रोग्राम, ये कह रहे हैं कि ऐसा इंडिपेंडेंट मैलिशियस प्रोग्राम कौन सा है तो दूसरे प्रोग्राम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये आप एक टाइप्स के वायरस की बात कर रहे हैं, ऐसा वायरस जो दूसरे वायरस पे डिपेंड नहीं करता, तो क्या होता है वोम होता है।
क्या होता है, वो जो खुद इंडिपेंडेंट काम करते हैं, ठीक है, जो खुद इंडिपेंडेंट काम करते हैं, आपके दूसरे प्रोग्राम के साथ एम्बेडेड होकर काम नहीं करते हैं। ये कह रहे हैं एथिकल हैकिंग इज आल्सो नोन। देखो एथिकल हैकिंग क्या होती है, एथिकल हैकिंग मतलब होता है कि हम करते तो इलीगल काम ही है लेकिन हम लीगल तरीके से करते हैं। देखो एथिकल हैकिंग का मतलब, देखो हैकिंग का मतलब होता है, हैकिंग का मतलब होता है हम किसी भी सिस्टम को हम हैक कर लेते हैं, ठीक है, या फिर हम किसी भी सिस्टम की इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। तो देखो एक टाइप से चोरी होती है हैकिंग तो, लेकिन एथिकल हैकिंग क्या होती है, एथिकल हैकिंग रहती तो चोरी है लेकिन लीगल तरीके से चोरी होती है, मतलब पूछ के चोरी होती है, पूछ के चोरी करना है ना। तो ये क्यों की जाती है, देखो ये की जाती है एक तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, भाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, और दूसरा व्हाइट हैट हैकर, बिल्कुल एथिकल हैकर को व्हाइट हैट हैकर कहते हैं, तो दोनों सही है। तो देखो पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब होता है कि कोई भी जो कंपनी होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अपने खुद के जो सिक्योरिटी होल में, जो उनके सिक्योरिटी होल में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जहाँ पे उनके सिक्योरिटी में प्रॉब्लम्स हैं, उसको पहले ही टेस्ट करवा देते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसी क्या कहते हैं, पेनिट्री टेस्टिंग कहते हैं। और एथिकल हैकर को क्या कहते हैं, व्हाइट हैट हैकर कहते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द पोस्ट फिक्स ऑफ द फॉलोइंग इनफिक्स। अच्छा, प्री फिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है भाई, पहले तो इसको इनफिक्स में लेके आओ। तो देखो स्टार प्लस, अब देखो प्लस इसके साथ है ए बी माइनस सी डी, तो पहले भाई कन्वर्ट करो इसको और इसको कन्वर्ट कर लो पहले। देखो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी माइनस डी, और इनके बीच क्या आ जाएगा स्टार। पोस्ट फिक्स में लेके चले जाओ, तो देखो ए बी प्लस, देखो यहाँ पे करो ए बी तो प्लस हो जाएगा, ए बी प्लस आगे लगा दोगे, और देखो सी डी का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो ऑपरेंट आपका पहला ऑपरेंट तो ये होगा, दूसरे होगा आगे ये लगा दो, तो ए बी प्लस सी डी माइनस और स्टार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। देखो प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स और जो इनफिक्स का जो मेन जो फंडा है, उसमें आप क्या करना है, ऑपरेंट और ऑपरेटर पकड़ना है, ठीक है। प्रीफिक्स क्या कहते हैं, प्रीफिक्स का मतलब होता है कि पहले सबसे पहले ऑपरेटर रखो फिर आपके ऑपरेंट रखो। इनफिक्स क्या कहती है, पहला ऑपरेंट फिर ऑपरेटर फिर ऑपरेंट। पोस्ट फिक्स क्या कहती है, पहले आपके ऑपरेंट रखो दोनों, फिर उसके बाद ऑपरेटर रखो, ठीक है। तो आपको इजी सा कंसेप्ट है, इसका सबके एग्जीक्यूशन सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए बस। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज मोस्ट इफिशिएंट फॉर टर्म बोथ द स्पेस एंड टाइम टू रिवर्स ए स्ट्रिंग। ये कह रहे हैं स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, उसके लिए बेस्ट डेटा टाइप कौन सा है। तो सबसे बेस्ट डेटा टाइप कौन सा होता है, स्टैक होता है। देखो स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए सबसे बेस्ट कैसे होता है, देखो सपोज करो मुझे मेरे नाम को रिवर्स करना है, तो देखो स्ट्रिंग के अंदर मैं मेरा नाम इंसर्ट कर रहा हूँ, जिसमें नाम इंसर्ट कर रहा हूँ SUNIL, मुझे इसको रिवर्स करना है। तो देखो सबसे पहले इंसर्ट क्या कर रहा हूँ, S को इंसर्ट कर रहा हूँ, फिर किसको U को इंसर्ट कर रहा हूँ, फिर किसको N को इंसर्ट कर रहा हूँ, फिर किसको I को इंसर्ट कर रहा हूँ, फिर किसको L को इंसर्ट कर रहा हूँ। अब देखो जब मैं वापस से निकालूंगा तो क्या निकलेगा, L निकलेगा, फिर क्या निकलेगा I, फिर N, फिर U, फिर S, रिवर्स हो गया ना। तो देखो ये क्या हो गया, ये रिवर्स हो गया, ये क्या हो गया आपका रिवर्स हो गया, और बहुत इजी प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो स्टैक होता है, देखो यहाँ पे जो स्टैक होता है, क्योंकि स्टैक काम किस पे करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, स्टैक इज द राइट आंसर। अगला देखो, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द सॉर्टिंग लिस्ट विद एन एलिमेंट। ये कह रहा है कि सॉर्टिंग लिस्ट, देखो एक सॉर्टिंग लिस्ट है, देखो सॉर्टिंग लिस्ट है जिसके अंदर आपके एन एलिमेंट है, तो उसमें ट्रू कौन सा है। देखो इंसर्शन इन ए सॉर्टिंग एरे टेक कांस्टेंट टाइम। नहीं भाई, आपके सॉर्टिंग एरे में कांस्टेंट टाइम कैसे लेगा भाई, सॉर्टिंग एरे है तो कांस्टेंट टाइम कैसे लेगा। तो आपके या तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम लेगा, कांस्टेंट देखो कांस्टेंट टाइम कब लेता है, जब आपका सॉर्टिंग एरे नहीं है। ये कह रहा है इंसर्शन इन द सॉर्टेड लीनियर लिंक लिस्ट टेक कांस्टेंट टाइम, नहीं रॉन्ग बात है, गलत स्टेटमेंट है। ये कह रहा है सर्चिंग फॉर ए की इन सॉर्टेड एरे कैन बी डन इन लॉग एन टाइम। भाई ये सही बात है, देखो एरे है उसके अंदर अगर सर्चिंग करेंगे, की को सर्चिंग करेंगे एरे के अंदर, तो की को सर्चिंग करने के लिए सॉर्टेड तो ऑलरेडी है, तो देखो सॉर्टेड ऑलरेडी है तो बाइनरी सर्च आराम से अप्लाई हो जाएगा। तो क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम में, तो यहाँ पे सी इज द राइट स्टेटमेंट, तो सी इसका सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपको क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं, ये आपको उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करना है जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ओके, थैंक यू।